बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। जी हाँ, आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे तालीम के शोबे के हवाले से। जैसे कि न्यूज़ कैफ़े के नाजरीन जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर जो है तालीम के शोबे पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते रहते हैं। और आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, हमें बड़ी तकलीफ़ हुई है इस मौजू के बारे में सुन के। और एक्चुअली कल हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो साथ ही ब्रेकिंग न्यूज़ में हमें कुछ ख़बरों से आगाह होना पड़ा कि मैट्रिक के इम्तहानात में पर्चा जो है वो सोशल मीडिया पे आउट हो चुका है। तो ये इतनी कोई तकलीफ दह बात थी। देखिए, एक तो मुल्क भर में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है और एक अजीब अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आप ये देखें कि कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को डेट शीट्स ही नहीं मिली और कुछ बच्चों को जिनको डेट शीट्स मिली हैं उनके पर्चा जो है वो इम्तिहानी मरकज़ में जाने से पहले ही सोशल मीडिया पे आउट हो चुका है। और सिंध में कुछ ऐसे सेंटर्स के बारे में पता चला, फुटेजेस वगैरह आई कि व्हाट्सएप पे इजीली बच्चे जो हैं वो नकल कर रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका है? अगर हम तालीम के हवाले से या वो लोग, वो अफराद या वो इदारे जो तालीम के बारे में संजीदगी से बात कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट को, इस शोबे को बेहतर करने की ज़रूरत है, वतन अजीज़ में इस पर संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है, वो सारी सोच एक तरफ और जो इदारे, जो इंतज़ामी इदारे ये सारे मामला देख रहे हैं, उन्होंने तो शर्मिंदा कर दिया सबको। आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या ऐसे इम्तिहानात होते हैं, क्या ये मयार है? इसके साथ हम मुस्तकबिल पे नजरें लगाए बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। अख्तर अराई साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको शो में वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। सर, मैट्रिक के इम्तहानात कल से हमने देखा शुरू हो चुके हैं मुल्क भर में और एक अजीब सी अफरा तफरी की कैफियत है। इम्तहानी मराकज़ को अगर देख लें तो उनका बुरा हाल है। SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और कुछ इम्तहानी मराकज़ तो ऐसे हैं जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को डाल दिया है। फिर लोड शेडिंग की हमने ख़बरें सुनी, फिर पर्चा लीक हो गया, पर्चा इम्तहानी मराकज़ में देर से पहुँचा। सर, क्या वजह है? क्या पहले से पता नहीं था कि इम्तहान होने वाले हैं? इस कदर मिसमैनेजमेंट क्यों आखिर? देखिए, मैं फ़हीम भाई की अभी बात सुन रहा था कि बड़ा मुझे दर्द हो रहा था कि वाकई सही निशानदेही की है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी तालीम, हमारे वतन अजीज़ का फ्यूचर क्या है। आप देखिए, नाअहल लोगों को कहीं लगा देना, इससे बड़ी करप्शन नहीं है, इससे बड़ी तबाही नहीं है। 16 आने से बात किया, एडॉक बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस पर लगाया जाता है। ये सारा जो मामला है, नाअहल लोगों को लगाना या पॉलिसीज़ बनाना जो है, वो छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं वो बड़ी गलती का पेश खैमा बनती हैं। आप ये 2 पेपर लेना ही इस चीज़ की जो है ना, ये वजह है 2 पेपर लेना, क्योंकि तालिब इल्म को अच्छी तरह पता चल गया कि 9 में हमने पेपर नहीं दिए, मैट्रिक में भी हम सिर्फ 2 पेपर दे रहे हैं, 5 पेपर देने होते हैं, तो 2 पेपर पर ही हमारी एवरेज बनेगी। अब उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, हमने नकल करनी है। और वरना क्या होता था पहले होता था, जब इम्तिहानात स्टार्ट होते थे, यही बोर्ड होते थे कि पहले पेपर में बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे। अच्छा, उस सख्ती के मकासद एक्चुअली वो होता था, सख्ती करेंगे तो हमारा रेट बढ़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट डे पता चलेगा कि जनाब बड़ी सिफारिश आ रही है और सब कुछ मिल रहा है वहाँ पर। बात यह है कि अब 2 पेपर थे, इसमें यक जो है ना, उन्होंने ये हंगामा करना था। नाअहली बेसिक वजह है। हमारा बोर्ड हमेशा, जब भी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग होती थी, कराची बोर्ड या अंदरूनी सिंध के बोर्ड हमेशा कहते हैं कि हम तैयार बैठे हैं। जब सिंध गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम का अनाउंस करेगी, हम एग्ज़ाम के लिए रेडी बैठे हुए हैं। वेले खाते पीते रहे हैं, क्या किया इन्होंने? कोविड के दिनों में इंतजाम नहीं कर सके थे। नहीं, वही तो अख्तर भाई के देखें, ये कोई नया काम थोड़ी है। मतलब सदियों से, मतलब कितने पुराने अरसे से हर दफ़ा एग्जाम्स लेने होते हैं, है ना। ये कोई नया मॉडल अप्लाई नहीं किया है।
आपने बच्चे बिठाने या इम्तिहान लेना है, इधर उधर नकल नहीं मारने देनी और जाए अब बाद में चेक करते रहे। सर तालीम दुश्मनी की पॉलिसीज इतनी इंतहा पर हैं कि आपकी सोच है, माइंड नहीं कीजिएगा मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ। उसकी वजूहत है कि प्राइवेट सेक्टर जितना शोल्डर दे के बैठा हुआ था ना, उसकी बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। देखिए कानून को तोड़ा जा रहा है। कानून ये होता है कि डुप्लीकेट एडमिट कार्ड बोर्ड नहीं देता जब तक कि स्कूल से वेरीफाई नहीं करता। पता नहीं कहाँ से हिदायत मिल रही है इनको कि बस तालिब इल्म को अगर फीस साल की दी है, नहीं दी है, फॉर्म भरा हुआ है, आप जाएं, बच्चा जाए बोर्ड से डायरेक्ट जो है रेगुलर बच्चा, प्राइवेट तो खैर लेते हैं, रेगुलर बच्चा वहाँ से डुप्लीकेट एडमिट कार्ड ले विदाउट तस्दीक, बगैर तस्दीक के। इसका मकसद क्या है? किस चीज़ को प्रमोशन कर रही है हमारी गवर्नमेंट्स? क्या प्राइवेट स्कूल्स को काट के एक तरफ फेंकने का काम है? चलो जी हम कट जाएंगे, हम स्कूल बंद कर देंगे। आप डायरेक्ट करें सब कुछ, जब आपने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया है। और इस तरह के डीजी ने नोटिस निकाला, आप वो नोटिस देख लें कि उसमें लोगों देखें हमारे डीजी की क्या है कि जी अगर प्राइवेट स्कूल्स जो है वो एडमिट कार्ड रोक लेंगे तो हम उसका ऐसी की तैसी कर देंगे। ठीक है, ये कोई भी वजह हो, जिस वजह से भी रोक लें। उसके बाद बोर्ड को इंस्ट्रक्शंस मिल गई तमाम बोर्ड्स को कि जो बच्चा आए उसको एडमिट कार्ड दे दो। फिर 2 पेपर की पॉलिसी, फिर इंतजामात इतने नाकिस कि पिछले साल उन्होंने एग्ज़ाम लिए नहीं, हडराम हो गए। मैं तो सीधी सी बात करूँगा, क्योंकि इस वक्त गम गुस्सा आवाम में इतना पाया जाता है, वो गम गुस्सा अवामी गम गुस्सा मुझसे निकल रहा है, पेरेंट्स का गुस्सा। तालिब इल्म खुश है, वालिदैन परेशान है। वालिदैन कहते हैं ये तो बेड़ा गर्क हो गया हमारी तालीम का। वो नहीं चाहते कि बच्चा नकल करे, वो काबिल ना बने, नालायक बन के सिर्फ सर्टिफिकेट ले ले। वो नहीं चाहते कि ई ग्रेड ले। ई ग्रेड 33 मार्क्स देने वाली जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है वो भी गलत पॉलिसी बना दी है। ठीक है, जो नहीं करेगा चुप करके बैठा रहेगा वो भी देता है। सर यही तो बात है। मुझे तो लग रहा है कोई सोची समझी स्कीम के तहत हमारे मुल्क के तालीमी निज़ाम को ज़मीन बोझ तो कर दिया। आपको लगता है इतने काबिल लोग मौजूद हैं कुछ ऐसे सोच समझ के प्लान कर रहे हैं? सर मैं अभी कुछ बात करना नहीं चाहता, वरना एविडेंस तो बहुत है हमारे पास। मगर वो ऐसी हैं कि उसकी डोरें बाहर जाती हैं। बात है सीधी सी। वो चाहते हैं कि हमारी जरखेज मिट्टी के जरखेज जहन जो है इनको रेस्ट जितना लग चुका है और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी बर्बाद कर दें। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। एक वक्फे का वक्त आन पहुंचा है दोस्तों। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मैट्रिक के इम्तिहानात के हवाले से और स्टूडेंट्स को जो तलबा हैं उनको जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अख्तर अराई साहब मौजूद है जो कि एक माहिर तालीम है। सर हमने देखा कि पहले तो एडमिट कार्ड का मसला हुआ, डेट शीट्स का मसला हुआ, बच्चों के पास डेट शीट्स नहीं उनको मिली सही तरह से। फिर हमने देखा कि पर्चा कल शुरू हुआ, फिर फ़िज़िक्स का होने वाला पर्चा लेट जो है वो इम्तिहानी मराकज़ पहुंचा। फिर वो पर्चा पहले से ही सोशल मीडिया पर आ गया और स्टूडेंट्स के पास हमने सिंध में बाकायदा फुटेजेस देखी, वीडियोज़ देखी कि मोबाइल गैजेट्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप पे वो सलूशंस आंसर सब आराम से नकल कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। तो सर ये जो निज़ाम है कराची बोर्ड का ये किस तरह का है? और दूसरा वज़ीर तालीम सिंध सैयद गनी का कहना है कि बोर्ड जो है वो उनके मातहत नहीं है। अगर वज़ीर तालीम ही ऐसा स्टेटमेंट दे देता है तो फिर आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम को आकर कौन बेहतर करेगा? कि आसमान से लोग आएंगे इसको ठीक करने के लिए? बिल्कुल, आपने 2 बड़े सवालात किए, बड़े ज़बरदस्त सवाल हैं। पहले आखिरी सवाल का पहले जवाब कि सईद गनी साहब के कंट्रोल में वाक़ई नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि कुछ साल पहले 5, 7, 6 साल 7 साल पहले बंदर बांट हुई थी जिसके अंदर गवर्नर से बोर्ड्स के इख्तियारात और यूनिवर्सिटीज़ के इख्तियारात लेकर सीएम हाउस में चले गए थे। पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ सिंध की बात हो रही है। सिंध के अंदर ये मामला हुआ था और उसमें वो जदोजहद थी, एक उनकी कोशिश थी कि हम इसको किस तरह से बैलेंस करें। तो उसके बाद फिर जनाब जितने भी वज़ीर तालीम होते थे वो भी मातहत तो सीएम के आते हैं ना, सीएम गवर्नमेंट होती है, तो उनके ही कंट्रोल में हुए। मगर उसके बाद क्या हुआ कि निसार खोड़ो साहब को बोर्ड्स का इंचार्ज बना दिया, यानी कि उसको एक मिनिस्ट्री का एक हिस्सा पोर्शन दे दिया, क्योंकि सईद गनी साहब के पास काम बहुत थे और उन्होंने उसको बाइफिकेट कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ भी उनको दे दी। अब निसार खोड़ो साहब का कल खुद एक स्टेटमेंट है जो कि पब्लिक को पसंद आए, इसीलिए उन्होंने
चेयरमैन बोर्ड के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगाया है कि उसी का कसूर है। दूसरी तरफ जो इंतज़ामी खामियां हैं बोर्ड की, जो आपने पहले सवाल किया था, देखिए पिछली सीज़न में एग्ज़ाम्स नहीं हुए और वो करोड़ों रुपए फीस ली उन बच्चों से और एग्ज़ाम नहीं लिया, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और वो फंड्स खा गए, डकार भी नहीं लिया। और सर लेट फीस के साथ बाकायदा मतलब ज़्यादा ली थी। लेट फीस, इस दफ़ा बहुत लेट फीस ली उन्होंने दोबारा से। अब वो उसके बाद काम करने की सलाहियत भी खो बैठे, यानी कि 1 साल एग्जाम ना लेना क्या इतनी बड़ी वजह है कि आप इतने नाकारा प्लानिंग करेंगे? आप 2 पेपर लेते हैं, हमेशा मीटिंग में जाके आप ये कहते रहे सीएम साहब के पास कि जी वी आर रेडी। मार्च में एग्जाम लिए जाते हैं, उसकी प्लानिंग 4 महीने पहले से होती है। मार्च में नहीं हुए, अप्रैल में नहीं हुए, मई में नहीं हुए, वो कौन सी प्लानिंग है? यका आपकी इतनी नाकिस प्लानिंग कि आप टाउन लेवल पर जो है कराची के अंदर टाउन लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन होती है चीज़ों की। अब इन्होंने हब बनाए होते हैं पेपर के, पहले पेपर वहाँ से डिस्पैच होता किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, हब्स में जाता है, एक स्कूल गवर्नमेंट का हब बना लेते हैं, स्टोर बना लेते हैं, वहाँ से फिर सीसीओ एक होते हैं, वो पेपर ले जाकर उन सेंटर्स को देते हैं। सर पहले भी ऐसे ही होता था? बिल्कुल ऐसे ही होता था, तकरीबन ऐसे सेम चीज होती थी। अब वो सीसीओ अब ये कंट्रोल से बाहर क्यों होता जा रहा है, इस पे बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फहीम भाई, कैसे हैं? याहिया अर्ज कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया भाई आप बताइए, आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो पेपर है, लेकिन हालात देख के खुदा की कसम रोना आता है। और पहले तो आपके मौजूद मेहमान को सलाम हो, ये हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्कूलों को। लेकिन देखें बात पता है, यकीन करें कि मैं, हालांकि मेरे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन मैं आज अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे ही ना सारे, इनको मैं देखता हूँ, इनकी हालत जार जो इस गवर्नमेंट ने कर दी है, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने। बिलीव करें, मैं देखें मैं तो कायम अली शाह की, सॉरी अपने मुराद अली शाह की भी इज्जत करते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन साईं खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करें। आप बच्चों के पेपर नहीं पहुंच सके यार, पेपर ऐसे आउट हुए जैसे कोई खिलौने बन गए, खुदा की कसम। मतलब कोई है, कोई अथॉरिटी है, कोई पूछने वाला है? बिलीव करें कि बच्चों, मतलब जो बच्चा मेहनत करे उसकी क्या मुस्तकबिल है? बच्चे चिटिंग करके खुले आम, मैं खुद अभी अपने नॉर्थ टाउन में गुजर रहा था, एक बच्चा मुझसे कहने लगा, मतलब गुफ्तगू कर रहे थे, यार पेपर तो हमने 5 मिनट में आउट करवा दिया था। अब आउट उनके पास आउट उन्होंने नहीं करवाया था, वो तो सोशल मीडिया पे आ गया था ऑलरेडी सॉल्व पेपर। जी। और जिस किस्म की, मतलब देखिए ये कोई जंगल में तो नहीं हो रहा ना, चले गाँव गोठों में तो समझ में आता है, छोटे इलाके में, शहर के अंदर ये हालात होते हैं, तो मतलब इसकी क्या, इसका कौन जवाब? मेरा जो सवाल है ना आपके मेहमान से, देखिए सर बात ये है कि ये तो आप लोग तो अपनी तैयारी करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में एक अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन जो हाथ में होता है बोर्ड तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है ना। अगर ये इस तरह सिलसिला रहा तो आप क्या समझते हैं कि ये बच्चों का हमारा मुस्तकबिल? फिर दूसरी बात है, जो बच्चे महरूम रह गए उनका क्या होगा? कोई हल है इस चीज का? और कोई किसी फोरम पे हम जाके बात कर सकते हैं कि आपने लोगों को दाव पे लगा दिया मुस्तकबिल? ये मजाक नहीं है फहीम भाई, खुदा के लिए टेक इट सीरियस में। तमाम अरबाब इख्तियार को कहता हूँ, जो कुछ आपने करप्शन करनी करें, लेकिन एजुकेशन के साथ मजाक नहीं करें। बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच आया भाई, थैंक यू सो मच। ये ऐसा सोचते हैं हम। बिल्कुल बेहतरीन कमेंट्स दिए हैं और यही सिचुएशन है। यकीन कीजिएगा कि इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं, इतने ठंड लगा के बैठे हुए थे, कल हम गए मीटिंग में और उनको कोई फिक्र नहीं है। अब देखिए कि उनके नाकिस अब वो एक दूसरे पे डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी सेंटर का कसूर है, ठीक है, और सीसीओपी यानी कि दर्जनों सीसीओपी जो पेपर लेकर हब से जाके सेंटर में देते हैं वो गैर हाजिर थे, ठीक है। गेस्टा ने भी कल स्टेटमेंट जारी किए, क्योंकि जब इल्ज़ाम बोर्ड ने ये लगाया कि जो टीचर्स, क्योंकि टीचर अपॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट टीचर है, उनकी अपॉइंटमेंट होती है सीसीओ के तौर पे, वो गेस्टा जो एक एसोसिएशन है उन लोगों की, उन्होंने इल्ज़ाम क्लियर किया क्योंकि उन्होंने ही पेपर टाइम पे नहीं दिए। फिर चेयरमैन साहब कह रहे थे जी वो हमें सैनिटाइजर्स और वो जो मास्क होते हैं वो गवर्नमेंट ने कहा था प्रोवाइड कीजिएगा, उसकी वजह से सारा डिले हो गया। पेपर यानी कि जो हमारा एविडेंस है 7 मिनट पहले एविडेंस है जो व्हाट्सएप पे आ गया था, और पेपर यानी कि व्हाट्सएप वाला पेपर बच्चों के हाथ में है, बल्कि सॉल्व पेपर हाथ में है। बिल्कुल सर, और दे वर वेटिंग इन द सेंटर, और पेपर का उसको सॉल्व वर्जन उनके पास मौजूद था और वो असल पेपर का इंतजार कर रहे थे कि असल पेपर हमारे पास आए। अलमिया देखिए, आप समझ रहे मेरी बात, असल पेपर पहुंचा नहीं जो सॉल्व करने वाला है, व्हाट्सएप के जरिए जो है वो सॉल्व पेपर जो है वो उनके पास पहले से मौजूद है। अफसोस का मकाम है इनकी पॉलिसीज, और ऐसे बैठे हुए हैं। और हमारे कंट्रोलर साहब आराम से
एक माफिया है, एक पूरा सर हम माफिया यहीं स्ट्रॉन्ग से है जिसमें बिल्कुल बराबर के शरीक हैं ये। जी सर बात करते हैं, बात करते हैं सर, एक ब्रेक का टाइम हो गया, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक के इम्तहानात के हवाले से, और जो मसाइल सामने आए मीडिया पे उन पे हम आज रोशनी डाल रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अख्तर अराई साहब। आप एजुकेशनिस्ट हैं और एक प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के लिए काम भी करते हैं। अच्छा जी, वक्फे से पहले हमारे साथ मौजूद थे याहिया साहब, हमारे रेगुलर कॉलर हैं। उन्होंने बड़ी मतलब ऐसी बात की जिससे दुख पहुंचा, सबको, पूरी आवाम को दुख पहुंचा कि ये कोई तरीका है, कोई मजाक है। इस तरह उन्होंने ये सवाल किया कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह इम्तहानात देने का इरादा करके बैठे हुए हैं, या जो समझते हैं कि इस तरह पास हो जाएंगे, या वो पेरेंट्स जो बच्चों को नकल मारने के लिए और इस तरह के सारे मामलात के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है बहसीयत टीचर, ज़रा आप उस पर रोशनी डाल दीजिएगा। और दूसरा जो दूसरी सवाल का दूसरा हिस्सा वो ये है कि ये जो सारी करप्शन है जिसकी वजह से ये हमने कल ये सारा तमाशा देखा है, और ये अक्सर हर ही इम्तहानात में कभी ना कभी देखने को मिल जाता है इस तरह, इसके पीछे कौन लोग हैं और ये करप्शन क्यों है, ज़रा इस बारे में भी रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, पहले तो ये है कि यहिया साहब का जो मैं हमेशा उनकी बात सुनता हूँ, मॉर्निंग शोज़ बहुत से इंटरटेनमेंट के भी होते हैं, कुकिंग के और मुख्तलिफ, वो आपका शो अक्सर देखते हैं और वो एक बड़ा सुलझे हुए शख्सियत लगते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा होता है और मैं उनसे इत्फाक करता हूँ। ये पेरेंट्स की आवाज़ है, बेसिकली उनकी आवाज़ पेरेंट्स की आवाज़ है। अभी क्योंकि मैं एक फेडरेशन से, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन से भी ताल्लुक़ रखता हूँ और ग्रैंड अलाइंस 24 एसोसिएशन से भी मेरा ताल्लुक़ है। हम सब परेशान हैं, जिसमें पेरेंट्स की एसोसिएशन भी है जो पॉजिटिव वाली हैं, कुछ एसोसिएशन नेगेटिव किरदार अदा कर रही हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पेरेंट्स परेशान हो गए हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, ये तो ना किसी काम के ना काज के। पहले वाले बच्चे तो ये होता था कि चलो अगर मैट्रिक इंटर से आउट हो भी जाते थे तो रह जाता था बीच में तालीमी सिलसिला, तो कोई स्किल सीख के कोई ना कोई मेहनत स्ट्रगल करके कोई काम करने शुरू हो जाते थे। आज का बच्चा सवाए इंटरटेनमेंट के, टेक्नोलॉजी का इंटरटेनमेंट वाला, सोशल मीडिया के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता, उसके पानी नहीं पी सकता, वो सो नहीं सकता, उसको प्रॉपर लाइफ नहीं होगी उसकी कि भाई रात को सोना है, सुबह में काम पे जाना है, वो कर ही नहीं पाएगा ये सारी चीजें। बिल्कुल आपने सही किया। सोशल मीडिया में जब से ये स्कूल का सिलसिला बंद हुआ है कोरोना में, सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई हुआ। सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, ज़हरा और फहीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज भाई। हाँ सर, इम्तियाज पाकिस्तानी सर, जल्दी बात करूंगा टाइम का। मैं देखिए, हर वो काम मैडम जिसके करने से हम एक महज़िब कौम या महज़िब इंसान बन सकते थे, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमने उसको खेल तमाशा बना दिया। जो कल पर्चा आउट हुआ है, ये शर्मनाक बात है। वैसे ही 2 पेपर बच्चों ने देने थे और इतने आसान पर्चों का अंदिया हुकूमत ने, वज़ीर तालीम ने दिया था, उसके बावजूद ये ओछी हरकतें, तो तालीम हो या मेडिकल हो या सफाई सुथराई हो या बिजली हो या पानी हो, यानी कि जो भी इंसान की फलाह बहबूद का काम हो, उसके अंदर हम शर्मनाक हरकतें क्यों करते हैं, ये मेरा पूरे पाकिस्तान से सवाल है। और बात सच है, मगर बात है रुसवाई की। आखिर कब तक यार हम लोग एक दूसरे से चीटिंग करते रहेंगे? क्या क़यामत तक हमने जिंदा रहना है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। थैंक यू सो मच इम्तियाज भाई, आपका जो दर्द है वो महसूस हो रहा है। सर आप कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक्चुअली अगर ये 2 पेपर देकर बच्चे नॉर्मल में एग्जाम होते, सख्त होते, तो ये बड़ी मुश्किल से 33 नंबर लेके पास होते, जिसका ई ग्रेड होता है। ई ग्रेड का मतलब एग्जिट, वो एजुकेशन से एग्जिट हो जाते, आगे तालीम जारी नहीं रख सकते, या फिर वो डी ग्रेड ले लेते। डी का मतलब है डफर, मैं बात है खुली कर रहा हूँ कि वो डफर बन जाते, उसको आगे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी भी यानी 3rd डिवीजन को किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए एडमिशन नहीं मिलता, आपको पता है, ठीक है, रेगुलर कॉलेज में नहीं मिलता, यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलता। तो वो उन्होंने वैसे ही आउट होना था। अब उन्होंने दाव पे लगा दिया कि अब हम ए ग्रेड लेके नकल करके
ए ग्रेड लेके डफर बनना है हमने, और वो डफर रिकग्नाइज्ड होंगे, क्यों ना किसी काम के ना काज के, कामयाब होंगे जिंदगी में किसी शोबे में। ये लोग जो सर कहाँ से होंगे, उनको काम करने की आदत नहीं है। इजी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट में ये टिकटॉक बनाएंगे, ये पबजी खेलेंगे, ये इस तरह का गलत इस्तेमाल करेंगे, जो कर करके उन्होंने अपने आप को जंग लगा दिया है, बल्कि लाइफ ही बर्बाद कर दी है। मुख्तसरन ये है कि करप्शन का ये हाल है, पता नहीं क्या मकासद हैं। किसी भी मौके पे कहते हैं ना, एक तीर दो शिकार, अब एक तीर 11 शिकार 22 शिकार। अब कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर इस तरह की पॉलिसीज़ की फॉल्ट होते हैं कि जिसके कई बीसियों नुकसानात होते हैं, दर्जनों नुकसानात होते हैं। यानी कि 2 पेपर लेने के नुकसानात बता दीजिए, 33 मार्क्स के नुकसानात बता दिए, आप कर दें। अब यह है कि प्राइवेट सेक्टर को ये चाहते हैं कि बंद कर दें। अब उनका जो है हक, कानूनी हक भी ख़त्म कर दिया कि तालिब इल्म फीस दे ना दे, फॉर्म भरे, उस पर साइन कर ले। फॉर्म भी खुद नहीं भर सकता तालिब इल्म, बखुदा मैं कह रहा हूँ आपको। ये तो काबिलियत, आप रिसर्च कर लीजिए, आप बच्चों को बुलाइए, उनको एक दोबारा फॉर्म दे दीजिए वो वाला, और रिसर्च कीजिएगा कि 100 लोगों से फॉर्म भराएं, यकीन कीजिएगा मुश्किल से 10 बच्चे फॉर्म फिल कर सकेंगे करेक्ट, जो कि उर्दू में मौजूद है। देवर मेक मिस्टेक्स देयर, और वो सिर्फ साइन करते हैं, फॉर्म किसी से भरवाते हैं, हालांकि उसमें लिखा है तालिब इल्म खुद भरेगा। वो अंगूठा लगाएंगे, मैं तो साइन को अंगूठा ही कहूँगा, और वो जाएंगे, और बोर्ड जो है वो कानून को तोड़ के, और वो बगैर इजाज़त के एक रेगुलर तालिब इल्म का जो कार्ड है, एडमिट कार्ड है, खुद वहाँ से डुप्लीकेट जारी कर देंगे। ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये हुक्म कहाँ से मिल रहे हैं उनको? इसका मतलब तालीम बर्बादी के अलावा कोई हुकूमतों की तरजीह है? वो कौन सी डोरियां खींची जा रही हैं? वो कौन से मामलात हैं कि तालीम को बर्बाद किया जा रहा है? वालिदैन सर पकड़ के बैठे हुए हैं, और वो बच्चों का साथ दे भी मसला, ना दे भी मसला। जाहिल कौम पैदा हो रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने मजदूरी करनी है, इन्होंने गुलाम बनना है, और कुछ नहीं होना है। सर, तो आप क्या समझते हैं कि ये अभी इतना वर्स्ट तालीमी निज़ाम को अगर देखा जाए, पहले भी पेपर्स होते थे, हमने भी दिए हैं, इसी बोर्ड से दिए हैं, लेकिन कभी नकल और इस तरह की चीज़ें नहीं देखने में आई। मैं अपने बता रही हूँ। और एडमिट कार्ड की बात है तो हमने हमेशा अपने फॉर्म खुद ही भरे हैं। तो अब ये बच्चों का इतना मेयार जो तालीम का नीचे गिर गया, आप समझते हैं ये अब ज़्यादा गिर गया या शुरू से ही ये अब ऐसा गिर गया है? आप सही फरमा रही। देखिए, हम पहले की मिसाल देते हैं ना लोग कि पीले स्कूल के पढ़े भी पीएचडी कर गए, हाँ। वो भी बड़े ओहदों में पहुंच गए। उस वक्त तो वो भी अच्छा कर लेते थे, हाँ। इस वक्त तो जो एलीट क्लास के स्कूल से वहाँ भी हाल बुरा होने लग गया है। वहाँ भी मसाइल पहुँचे हैं, और उनको भी जो है ना मयारी तालीम का मसला है वहाँ पर। तो इस वक्त बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, खुदारा हमारे सियासतदान, हमारी लीडरशिप, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यकीन करें वालिदैन रोते हैं। कल मैं वालिदैन रोते हुए देखा मैंने कि बच्चों के हाथ में माइक्रो सॉल्ट पेपर मौजूद है। तो वालिदैन का कसूर नहीं, आपको लगता है यहाँ पर वालिदैन का भी तो कसूर है, जिनके बच्चे नकल कर रहे हैं। 2 पेपर्स हैं, उसमें भी अगर वो नकल करके पास कर रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं माँ बाप मजबूर हैं। वालिदैन कहते हैं एक तरफ बच्चा, एक तरफ हम वो नहीं चाहते दानिस्ता तौर पे, मगर मजबूर हो गए। ठीक है, ये असल में अख्तर भाई, ये मेरा ख्याल है कि उन बच्चों के साथ ज्यादती है कि जिन्होंने तैयारी की और वो इम्तिहान के लिए वहां गए, और जो मेहनत करके पेपर जो है वो देने गया था, उसके साथ तो बिल्कुल यकीनी तौर पे ज्यादती हुई है। बिल्कुल। और नकल करने वाले जो है ना, असल में ज्यादती करते भी उन्हीं के साथ ही हैं। मगर खैर, जो मेहनत कर रहा होता है उसको फल उसका ज़रूर मिलता है। मिस्टर, आप एजुकेशनिस्ट हैं और तालीम के शोबे के हवाले से बड़े फिक्रमंद भी रहते हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी क्या तजवीज़ है या क्या तजावीज़ हैं इस सारे निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से? एक चीज़ मैं रिमाइंड करवाता चलूँ कि क्योंकि हुकूमत जो हुकूमत वक्त है, इन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले उन 2.5 करोड़ बच्चों का जिक्र किया जो स्कूल नहीं जाते हैं, और ये हम उन बच्चों का जिक्र कर रहे हैं जो स्कूल जाते हैं। जो स्कूल जाते हैं वो किस मेयार में अपनी ज़िंदगी और अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, ज़रा इस बारे में रोशनी डाल के और तजवीज़ के ऊपर इधर आ जाए। बिल्कुल, पहले तो आपने कहा था कि जो कुछ बच्चे तो मेहनत करके करना चाहते होंगे, उनकी तादाद कम हो गई है, मगर उनका हक भी मारा जाता है, अब वो डिसहर्टेड हो गए हैं। दूसरी बात ये है कि इस वक्त यकीन कीजिएगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि तजवीज़ वहाँ दी जाती है जहाँ उम्मीद होती है। तमाम देखे 10 हज कर लें, आप अच्छा गुमान करें, आप बताएं किस तरह निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। तो आप
करप्शन सर, करप्शन हमारी रग रग में घुस गई है। आप पैसा, आज का दिन किसी ने देखा है, वो सोचता है आज अगर मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ तो मैं 2 करोड़ क्यों ना कमा लूँ। अब वो हथकंडे, ये हमारा खून सफ़ेद हो चुका है। मैं बात कर रहा था कि हमारी लीडरशिप अगर कोई पॉलिसीज़ के लिए बनाएगी अच्छी, और वो कोशिश करेगी नीयत पे ही दारोमदार है। नीयत ही जब ख़राब है, उनकी नीयत ही उनके ज़ाती मफादात हैं, माइंड नहीं कीजिएगा, मेरे अल्फाज मुँह में ऐसे आते हैं, बेड़ा गर्क हो जाए किसी दूसरे के मफाद का, तालीम का, मगर उनका अपना पेट अपनी जेबें भरनी चाहिए। दोनों हाथों से लूट रही है। हमारी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे इदारे हैं, सियासतदानों को शायद कुछ हिस्सा मिलता है या सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। जब तक हमारी लीडरशिप एक्शन नहीं लेगी, मेरे जैसे बंदे का मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये देखिए, लीडरशिप हर स्टेज पे होती है। एक मिनिस्टर भी लीडर होता है अपनी मिनिस्ट्री का, एक सीएम भी अपने सूबे का होता है, गवर्नर भी होता है, पीएम भी होता है, हर शख्स होता है। यानी जिसके पास जितने इख्तियारात हैं, खुदारा अपने बच्चों का फ्यूचर संभाल लीजिए। अब गुलामी और उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच अख्तर राइन साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना के केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं और मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 3% तक पहुँच गई है। कल भी हमने देखा कि 1300 केसेस रिपोर्ट हुए और तकरीबन 19 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। हम देखते हैं कि कोरोना की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है तो आवाम फिर एक इसको गैर संजीदा हमें आवाम नज़र आती है और फिर से SOPs की जो वायलेशंस है वो शुरू हो जाती है। NCOC का कहना है कि अगर केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो सख्त पाबंदियां दोबारा लगाई जा सकती हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से भी अगर बात की जाए तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और वैक्सीनेशन भी करवा चुके हैं। 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद अफराद अब तक पहली डोज जो है वो वैक्सीनेशन की उनको लग चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेशन को लेकर भी सीरियस नज़र नहीं आ रहे। तो आज हम इस पूरी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। जी हाँ, हमारे साथ आज इसी हवाले से एक मेहमान मौजूद हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। इस हवाले से जो है वो आज इस गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगी। निदा अमीन वीरानी साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं निदा? अस्सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा निदा जी, क्या लगता है आपको ये क्या सूरत हाल है अभी वैक्सीनेशन के स्टार्ट होने के बाद? और जैसे ही पाबंदियां जब हटाई गई तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो पुराने दिन जब ये मास्क हमारे साथ नहीं होते थे तब वो दिन वापस आ रहे हैं, मगर अचानक से केसेस का बढ़ना, क्या रीज़न नज़र आती है, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली SOPs की खिलाफ वर्जी, लेकिन यहाँ पे आवाम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अभी भी देख लें, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अभी तक इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है भी। आप अभी बाहर निकल के अगर कोई आउटडोर प्रोग्राम करते हैं, माइक लेके आप जाएं तो आप 10 में से आपको 8 से 9 लोग यही कहेंगे कि जी कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये सिर्फ रूमर्स हैं। मास्क भी नहीं पहने होंगे। मास्क तो हमारे यहाँ वैसे भी कोई सर पे, कोई कान पे, किसी ने दाढ़ी पे लगाया होता है, किसी ने गर्दन पे लगाया होता है। कोनी वाला देखा आपने? कोनी पे भी लगाया? नहीं, मैंने वो नहीं देखा। ये तो अलग मैंने सुना। तो ये कोई अलग ही तरीके से यहाँ पे मास्क पहना जाता है और डेफिनेटली SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसकी वजह से हम 4th वेव की तरफ जा रहे हैं। अच्छा निदा, हमने मुसलसल अपने रिश्तेदारों में, आसपास के लोगों में देखा कि वाकई लोगों की अमवात हुई हैं। हाँ। फिर भी लोग उसको लेकर सीरियस नज़र नहीं आते और जैसे ही पाबंदी लग जाती है तब तो हम SOPs को फॉलो करते हैं। अब जैसे ही लॉकडाउन को ईज़ किया गया और पाबंदियाँ हटाई गई, फिर केसेस बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं बाज़ारों में इतना रश है, रेस्टोरेंट्स में इतना रश है, इंडोर डाइनिंग में तो बाकायदा वेटिंग। बड़ी ईद आ रही है तो वो आप मंडियों का हाल देखिए।
कि तो अब वहाँ पे क्या है और बाजारों में खवातीन का हाल देख लें। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का अगर यही रवैया रहा तो क्या सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। अभी आप देख लें कि पिछले दिनों इंडिया की कितनी वर्स्ट सिचुएशन थी। खुदा ना खास्ता, हम फिर भी बहुत इस वक्त बेहतर हैं हमारे हालात, लेकिन इस वक्त जैसे अब आप देख लें नंबर 1 पे पंजाब है, एंड देन सिंध, एंड देन सो ऑन, उसकी बाद फिर KPK, एंड देन इस्लामाबाद एंड बलूचिस्तान। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बलूचिस्तान और इस्लामाबाद और KPK हम लोगों से बेहतर है। तो उन्होंने ज़रूर, वहाँ पे भी तो आवाम है, वहाँ पे भी तो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे मे बी SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही उस तरह से जिस तरह से यहाँ पे वायलेशन हो रही है। मे बी दिस कैन बी एन इशू। सही। और अभी देखें इम्तिहानात के हवाले से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे थे, तो वहाँ जो स्टूडेंट्स को जिन मसाइल का सामना है उसमें एक मसला जो है ये SOPs का भी था कि SOPs को सही तरह फॉलो नहीं किया जा रहा था। अच्छा, आगे ईद के लिए अब पूरी कौम जो है वो प्लान कर रही है कि उन्हें छुट्टियाँ किस तरह गुजारनी है, कहाँ जाना है, मवेशी खरीदने जाना है, रिश्तेदारों का आना जाना, ये तो अच्छे खासे गेट टुगेदर्स दोबारा से होने वाले हैं। तो ऐसे ही, उसके बिना तो ईद अधूरी है। हाँ ना, तो ये इस सारे सिनेरियो को किस तरह कंट्रोल किया जाना चाहिए? गेट टुगेदर्स करें लेकिन उसको लिमिटेड कर दें। आप कम लोग बुला के भी ईद मनाई जा सकती है, प्रॉपर SOPs के साथ भी ईद मनाई जाती है। एंड देयर इज दिस थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है वो ये समझ रहे हैं कि जी अब मास्क नहीं पहनना है, हमारी तो जान छूट गई है, अब मास्क नहीं पहनते, एंड देन हाथ धोना एंड सैनिटाइज करना क्योंकि वैक्सीन लगवा ली है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे, इनफैक्ट मैं खुद ऐसे शोज में गई हूँ जहाँ होस्ट इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि जी अगर आपने मास्क से जान छुड़ानी है और अगर आप चाहते हैं कि आप लोग बार बार हाथ ना धोएं और सैनिटाइज ना करें तो आप वैक्सीनेशन लगवा लें। ये कौन सी किताब में लिखा है? ये तो कहीं नहीं लिखा कि अगर आप वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो आपकी कोरोना से जान छूट जाएगी। वो तो आपको होगा, लेकिन हाँ ये है कि उस नौयत का नहीं होगा, मे बी उतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना से बचत हो सकती है। बिल्कुल, अगर आपको वैक्सीनेशन लग भी गई है तो भी आपको एहतियात लाजमी करनी है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई मैं ये नहीं कह रही डीमोटिवेट कर रही हूँ मैं, बिल्कुल वैक्सीनेशन लगवाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। लगवाएं। वो तो लोगों ने मजाक भी बनाया हुआ, जैसे मैं वैक्सीनेशन लगवा के आई हूँ तो मुझे अच्छा तुम्हारा तो अब 2 साल का खेल है। वो भी, ये भी रूमर्स हैं कि अच्छा वैक्सीनेशन लगवा लिया अब तुम्हारा क्या होगा, इस डर से भी लोग रूमर्स की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डरे हुए हैं अभी और वैक्सीनेशन नहीं जा रहे सिर्फ इसलिए कि उनको खौफ है कि 2 साल में हम कहीं मर तो नहीं जाएंगे या कोई और हमें कोई इनफर्टिलिटी के इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे, हमारी नस्लें आगे नहीं बढ़ेंगी, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। रूमर्स फैलाने वाले भी फिर आवाम ही है ना, सोशल मीडिया के थ्रू। कौन बताता है इन्हें बातें और कौन ये ऐसी रिसर्च करके जो है ना वो आवाम तक पहुंचाता है? किसी डॉक्टर के मुंह से तो हमने नहीं सुनी, फेसबुक पे ही हम देख रहे होते हैं। तो सारे साइंसदान बने फिर रहे हैं और जिसका जो दिल कर रहा है वो हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फोर्थ वेव। मतलब आपको लगता है ये जो डिजाइनर्स वाले मास्क हैं जो खवातीन पहनती हैं, ये क्या प्रोटेक्शन करते होंगे? क्या ये कोरोना को सही मानों में रोक लेते हैं? नहीं, मैं नहीं समझती। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि वो जो प्रॉपर जो सर्जिकल मास्क है या तो आप वो यूज कर रही हैं इसके लिए, जो KN95 या इस तरह के जो मास्क हैं वो प्रॉपरली यूज होने चाहिए। अब तो एक ट्रेंड सा बन गया है ये फैशनेबल मास्क, अब हर जगह ये देखने में आ रहे हैं। मे बी हो सकता है कि ये एक रीज़न हो, मे बी वो मास्क सही से कंट्रोल ही ना कर पा रहा हो इस चीज़ को, एंड मे बी दैट्स व्हाई द केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। वो तो मेरे ख्याल से फैशन का ही हिस्सा है, उसका भी ऐसा नहीं ख्याल के कोई। लेकिन मेरे ख्याल है ना लगाने से बेहतर है कि अगर आप कपड़े का भी मास्क पहन रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ कवरिंग तो हो रही है, कुछ हो जाए। हाँ, मगर अगर सर्जिकल मास्क पहन लें या KN95 पहन लें उसकी बजाय तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आपको नॉलेज में है एक चौथी लहर भी आ रही है, यूके की तरफ से ये खबर आई है कि वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा मुहलिक है और ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। ऐसे ही तो मगर एक तरफ दुनिया जो है, पूरी दुनिया वैक्सीन लगवा रही है और दुनिया के तकरीबन सारे ही लोगों को वैक्सीनेशन हो गया, तो उसके बावजूद भी क्या खतरा रहेगा कोरोना वायरस का? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र करी थी कि वैक्सीनेशन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, ये है कि मे बी आपको उतना सीवियर नहीं होगा या मे बी आप हॉस्पिटलाइज ना हो या मे बी आप मौत से बच जाएं, लेकिन वैक्सीनेशन आपको कोरोना से नहीं बचा रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज लड़ने में मदद कर रही है आपकी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं इसके साथ ये भी देना चाहूँगी कि जो लोग वैक्सीन अफोर्ड कर सकते हैं वो
खुद जाके लगवा लें। अब तो हर हॉस्पिटल में लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, क्योंकि लिमिटेड है ना, डोज खत्म भी हो रही हैं, कुछ मसले मसाइल हो रहे हैं, कुछ तो छोटे वो शहरों उनके में लिए छोड़ दी अवेलेबल भी जाए। नहीं है। हाँ ऐसा ही है, तो वो उनके लिए छोड़ दी जाए, उस तबके के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद जाके लगवा लें। जब हर एक चीज़ पे खर्चा हो सकता है तो अपनी जान की हिफाजत के लिए खर्चा क्यों नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि जो फ्री वैक्सीनेशन है वो उस तबके के लिए होनी चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता। सही। अच्छा, ये जो गैर संजीदा बिहेवियर है लोगों का, हम पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, अब तीसरी, अब सुनने चौथी भी आ रही है, लेकिन हर बार यही गैर संजीदगी का जो बिहेवियर हमें नज़र आता है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? यही कि प्लीज़ SOPs फॉलो करें और ये कि डेफिनेटली यहाँ पे और कोई जो है वो रोल प्ले नहीं कर रहा सिवाय अवाम के। मेन जो रोल है वो सिर्फ अवाम का है। उनको ये चीज़ समझनी है कि दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू। अब आपने देखा होगा, आप कह रहे हैं कि जैसे SOPs फॉलो की जा रही हैं, हमने देखा कि जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगता भी है तो भी SOPs फॉलो नहीं हो रही होती है, SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही होती है, कैफेस खुले होते हैं, शीशा कैफेस खुले हैं, छुप के अंदर बिठाया जा रहा है, सब काम चल रहे होते हैं अंदर ही अंदर। तो ये भी तो एक रीज़न है। सही। अभी अरसे बाद रेस्टोरेंट्स वगैरह को इंडोर डाइनिंग के लिए दोबारा से ओपन किया गया है, सिनेमास तो सिनेमास को खोला गया, जिम्स वगैरह को, स्विमिंग पूल्स को और भी इस तरह। तो ये फैसला क्या वापस ले लिया जाएगा अभी, या वापस ले लेना चाहिए? डेफिनेटली अगर सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती है तो ले लिया जाएगा, लेकिन अभी इस फैसले को लिए हुए टाइम ही कितना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बेहतर होती हैं और दोबारा ख़राबी की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही हो रहा है, एक अरसे से हम सोच रहे हैं कि हम अब शायद इस मुसीबत से बाहर आ गए हैं, लेकिन वो थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, वो एक मामला चलता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं होके दे रहा। और मेरे ख्याल है ये अभी मज़ीद कुछ टाइम लेगा और हमें यही करना है कि हमें SOPs का ध्यान रखना है और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना है। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन और सहाफ़ी निदा अमीन वीरानी साहिबा, जिनसे बात हो रही है कोरोना वायरस के हवाले से और बढ़ते हुए केसेस के हवाले से। इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है एक नौजवान समाजी कारकुन है शुजात बरनी साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो शुजात, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शुजात, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो दोबारा से बढ़ते जा रहे हैं और NCOC की जानिब से जो बयान आया है वो ये है कि अगर ये इसी तरह बढ़ते रहे तो दोबारा से हमें पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, सख्तियां जो है फिर से करनी पड़ेंगी। एक तरफ अभी थोड़ी सी सख्तियां हटाई गई हैं जब इंडोर डाइनिंग और सिनेमा हॉल्स और इस तरह की सारी चीज़ों को दोबारा से खोलने की कोशिश की गई है, और उसी के साथ साथ इस खबर का आना, ये किस चीज़ का इशारा आपको मिल रहा है, ज़रा वो वाज़ेह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, बात यह है कि हम जो है इस कोरोना जैसी वबा से जो है वो लड़ते आ रहे हैं और आगे मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो है वबा से हम छुटकारा नहीं पा सकते। अच्छा, पक्की बात है ये सीजन वाइज चलते रहेंगे। अच्छा, ये रुकने और थमने का नाम नहीं ले सकते। वजह यह है कि मैं अगर दो रुख पे बात करूंगा, एक पहली ये कि इस वक्त आवाम को तो नुकसान हो ही रहा है, सही है, इस वबा से, लेकिन साथ ही साथ इस पर जो है फायदे भी काफी ऐसे लोगों को हो रहे हैं जिससे ये वायरस बढ़ता जाएगा, रुकेगा और थमने का नाम नहीं लेगा। मसलन किन को फायदा हो रहा है इस वायरस का? देखिए, इस वक्त जो फायदे हो रहे हैं वो बहुत सी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनको फायदे हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी इदारे हैं जिनको फायदे हो रहे हैं। वजह यह कि जब आपको बता दिया गया है कि SOPs के तहत आपकी शॉप्स या आपकी जो दुकानें हैं जो आपको रुकना है वो 8 बजे तक रुकना है भाई, ठीक है। अब 8 बजे के बाद मुझे रोडों पर रश क्यों नजर आ रहा है? या जो डिपार्टमेंट है, जो आपने NCO का नाम लिया या दूसरे इदारों को नाम लिया, ये इदारे क्या 8 बजे सो जाते हैं?
मुझे ये बताएं। मतलब उनको नजर नहीं आता, उन्होंने तमाम जो नजला बह दिया है वो डिप्टी जो आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके ऊपर बहा दिया है और पुलिस वालों पे बहा दिया है। ये लोग जो है सिर्फ देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। मैंने आपके प्रीवियस प्रोग्राम में भी यही बात करी थी कि फहीम भाई कि ये जो वबा है इस पर हमने बड़ा फोकस करना है। अच्छा। हमने लाशें नहीं उठानी अपने प्यारों की, लेकिन जब ये जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, तस्वीर भी आ रही है आपकी। तो पता है? जब ये वबा, अब आपको हम सबको पता है ये जानलेवा वबा है, इस पे हमने जो है बड़ा ख्याल करना है अपनी फैमिलीज का। अगर हम कहीं जाते हैं हमने एसओपीज फॉलो करनी है। बड़ी जगहों पर एसओपीज फॉलो की जा रही हैं, बड़े होटल्स पे फॉलो की जा रही हैं, लेकिन जो अंदरूने खाना, जो एक मिडिल क्लास लोअर क्लास तबके हैं जहां पर बाजार लगाए जा रहे हैं, आप यकीन करेंगे पार्क को इजाजत दे दी है, आपको यकीन माने जिम्स को इजाजत दे दी है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो इस वक्त कराची के अंदर जो मवेशी मंडी लगी है, लाखों लोगों का आना जाना होगा उसके अंदर, तो वहां पर कोई एसओपीज के हवाले से आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी। और अगर कोई मास्क पहना हुआ भी होगा तो वो अपनी मदद आपके तहत पहना हुआ होगा। हुकूमती जानिब से किसी किस्म के कोई वहां पर इस तरीके के कैंप्स नहीं लगाए गए। अगर ये कोरोना वायरस है, इसको आप इतना सीरियस ले रहे कोविड को, तो भाई अगर आपने मवेशी मंडी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी है, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करी है उनको तो चाहिए ना कि आवाम को ख्याल रखते हुए उनके लिए जो है एक हेल्थ सेंटर बनाया जाए। वहां पर जो है इनके केसेस जो आ रहे हैं, जो भी पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए, किसने मास्क लगाया किसने नहीं लगाया, लेकिन नहीं हो रहा। मैं तो इस वक्त होटल्स पर और बाजारों पर नाम नहीं लूंगा, इस वक्त हॉटेस्ट जगह है आपकी मवेशी मंडी, जहां पर पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आते हैं अपनी खरीदारी करने के लिए। लेकिन वहां पर अफसोस के साथ मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिसपे पता ये चले कि यार ये कोविड यहाँ पर भी है और इससे जाने जा रही है। बिल्कुल सही, हमारे साथ ही रहिएगा शुजात साहब। ठीक है शुजात साहब, आपने बात की चेक एंड बैलेंस की, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हम बार बार हुकूमत की जानिब से बार बार आवाम को उसके बारे में बताया गया और हमने अपने प्यारों को खोया है, हमने अपने रिश्तेदारों को खोया है। पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव है। अब आपको नहीं लगता कि हमें इतना ट्रेन हो जाना चाहिए कि अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए कि हम विदाउट मास्क या विदाउट सैनिटाइज़र हम घर से बाहर ही ना निकलें? तो आवाम की कितनी कोताही है इसमें, और आवाम का जो ये गैर संजीदा रवैया है उसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए ज़हरा साहिबा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, आवाम का एक बिग रोल है इसके अंदर। अगर आवाम ही, देखिए गवर्नमेंट इदारे या उनके नुमाइंदे अगर हमारे मुंह पे मास्क नहीं लगाएंगे, मास्क हमने ही लगाने और हमने ही फॉलो करना है एसओपीज। अब जब हम ही एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे, वजह यह है कि इस वक्त जो कोविड चल रहेगा, कोविड के अंदर जो इस वक्त वैक्सीनेशन लग रही है, आप यकीन करेंगे इस पे भी 2 नंबर स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त जो है आप कोविड लगाए ना लगाए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस वक्त मीडिया पे ये बातें चल रही हैं। मतलब हमने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़नी जिसके अंदर पैसा ना कमा सके हम, समझ रही हैं आप? तो इसी तरीके से देखें, अब जब हर डिपार्टमेंट्स में, हर ऑफिस में बता दिया गया है कि आपकी सैलरीज इशू नहीं होंगी जब तक कि आप कोविड का वैक्सीन नहीं लगा कर आएंगे, आप हमें कार्ड नहीं दिखाएंगे, तो मैं ये बोलता हूँ वो कोविड का जो कार्ड है वो भी जो है वो 2 नंबर बनना तैयार हो चुका है, वो 2 नंबर बन के जा रहे हैं। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहा। सिर्फ और सिर्फ वही बात मैंने प्रीवियस जो दोहराई अब दोहराऊंगा कि इससे काफी इदारों को फायदा भी है और आवाम को सिर्फ नुकसान है, क्योंकि आवाम ही पिस रहा है, आवाम ही पिस रहा है और कोई नहीं पिस रहा। क्योंकि इस वक्त जो नजला गिरता है हमेशा गरीब पर गिरता है, अमीरों कौन पूछता है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच शुजात साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और इस हवाले से जो है अपनी राय से आगाह किया। निदा उमीन वीरानी साहिबा, ठीक है, अगर सख्तियाँ कम भी की गई हैं मगर कुछ दूसरे एंड पे भी तो सख्तियाँ हो सकती हैं, जिस तरह ये अभी कह रहे थे कि लोग जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं, कभी 2 नंबर कार्ड के ज़रिए या मतलब एक टाइम जो मुय्यन है कि आपने इसके बाद दुकानें और कारोबार वगैरह बंद करने हैं, तो उसके बाद भी सड़कों पे रश वगैरह, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से भी जो सख्ती हो ही सकती है। इसको आप कैसे देखती हैं? आगे ईद आने वाली है, हाँ। और अभी जैसे मंडियों का जिक्र कर रहे थे, ये कोई नहीं रोक पाएगा अगर थोड़ी सी और ढील दे दी गई तो। अच्छा, मेरा जो परसेप्शन है वो थोड़ा सा इस मामले में मैं इनसे इख्तलाफ यूँ करूँगी कि मुझे ऐसा लगता है जो टाइमिंग्स रखे गए हैं ना,
जैसे अभी छोटी ईद भी थी इससे पहले कि 6 बजे 7-8 बजे जो है वो दुकानें बंद कर दी जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से जो है वो डबल रश लग रहा है। 10 बजे तक का टाइम है अभी फिलहाल 10 बजे तक का उन्होंने टाइम कर दिया है, लेकिन अगर ये टाइमिंग्स का इशू ना हो तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से जो है वो रश नहीं होगा बाज़ारों में, उतनी भाग दौड़ नहीं होगी कि जी चलो 6 बजे बाजार बंद होने वाले हैं, 8 बजे बंद होने वाले हैं, हमें जल्दी जल्दी अपने काम पूरे करने। वो इस वक्त जो है ना वो अवाम पैनिक होके वो सारी मुझे लगता है सड़कों पे आए हुए होते हैं और वो जमा हुए होते हैं, जो इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रही है। सही, आपने बड़े अच्छे पॉइंट को आपने हाईलाइट किया है। और कुछ ममालिक में ऐसी मिसाल मिलती है कि उन्होंने 24 घंटे जो है ना सारी मार्केट्स ओपन कर दी ताकि रश ही ना हो, अब जिस टाइम आपको आराम से जाके शॉपिंग कर सकें। थैंक यू सो मच निदा, आप तशरीफ लाई, इस हवाले से बातचीत का सिलसिला रहा। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। फ़हीम अब्बास, ज़ारा रज़ा और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।